हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सारे लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भैया सारे बच्चों को हमारी परिवार की तरफ से, हमारे YouTube फैमिली की तरफ से, सर की तरफ से, मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे फैमिली को इस नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। तो बच्चों बस मेरा यही 1 मिनट की बात मेरी सुन लेना कि जो नया साल है ना, भगवान ने तुम्हें 365 दिन फिर से दिए हैं। तो इस 365 पिछले साल तुमने क्या किया, कैसे गए, उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि जो बीत गया होता है उसके बारे में सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। तो अब जो नया तुमको 365 दिन मिलेगा, इसको किस तरीके से तुमको अपने जीवन के लिए उपयोग करना है, इसके बारे में सोचिएगा, अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा, हमको जीवन अपना कैसे सक्सेसफुल बनाना है, ताकि अगले साल जब आप आओ 2026 का जब आप शुरुआत करो ना, तो एक बहुत ही शुभकामना, बहुत ही खुशियों और बहुत ही एक तसल्ली के साथ शुरुआत करिए। ठीक है जी। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को, उनकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए जी, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने, आप जैसा जानते हैं, कल की जो लेक्चर था हम लोगों ने क्या उसमें पढ़ा था, हम लोगों ने समझा था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को खींचने के नियम, इसको हमने समझा था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, अच्छे से उसको समझा भी होगा। तो क्या था, अगर आप मैं कहूँ कि जो प्रतिबिंब खींचने के नियम होते हैं, सबसे पहला नियम आपको क्या बताया था कि जब भी कोई किरण होती है, यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है, तो जब वो दर्पण से परावर्तित होती है तो किस बिंदु से जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये आपको पहले मैंने बताया था, और इसका चित्र भी मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा है भाई तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। और पहला नियम हमारा क्या कहता है कि जब भी कोई किरण, ये पहला नियम था कि जब भी कोई किरण जो है वो कहाँ चलती है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। किसके समांतर, हमारी ये जो किरण है वो किसके समांतर होगी, इस मुख्य अक्ष की। ये जो किरण है देख रहे हो आप, मान लीजिए इस किरण का नाम हमने रख दिया AB। ठीक है जी। तो ये AB जो किरण है, ये AB किरण है, मान लो इस दर्पण से टकराती है, और मान लो इस दर्पण जहां से बिंदु से टकराए उसका नाम हमने M रख दिया। तो इस बिंदु से टकराएगी, टकराने के बाद जब परावर्तन होगा इसका, तो किस बिंदु से किरण जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये हमारा पहला नियम था। कल की वीडियो में बहुत डिटेल से आपको ये मैंने समझाया था। क्लियर है जी। इसके बाद भाई दूसरा नियम क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा बेटा, ये जो दूसरा नियम है ये क्या कहता है कि जो मुख्य अक्ष यानी कि जो मुख्य फोकस है, पहले नियम में तो क्या पढ़ रहे हैं कि जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर अगर है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। पर दूसरा नियम जस्ट इसी का अपोजिट है। यदि कोई, ध्यान से सुनना, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आ रही है तो परावर्तन के बाद वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले का जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। क्या है, मुख्य फोकस से कहाँ से आएगी, यदि वो मुख्य फोकस से आ रही है बेटा तो क्या होगा भाई, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें क्या है, वो मुख्य फोकस से अगर होकर मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण चल रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये आपको मैंने कल समझाया था। और ये भैया दूसरा पॉइंट, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है तो ये परावर्तन के बाद क्या होता है भाई, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, तो इसके समांतर हो जाती है। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब कुछ कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। जिस बच्चों ने वो नहीं देखा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि बेटा मेरा मानना ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम के नज़दीक आ रहे होते हो तो एक बार सारा चैप्टर आपको बेसिक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चन आंसर भी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हर एक चैप्टर को एक बार बेटा मन से, बेसिक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। तो बेसिक से पढ़ने के लिए सारे वीडियो को अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा था। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसको समझिएगा। ठीक है जी। तीसरा नियम हमारा क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, कहाँ से, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र क्या होता है ये मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद अपने मार्ग पे वापस लौट आती है। मार्ग पे वापस लौटने का मतलब क्या, मान लीजिए ये कोई किरण है, ये जा रही है, यहाँ से किसी तल से वो टकराई तो इसका क्या होगा, ये जो भाग होगा, किरण वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये होता है परावर्तन। तो
तो अब आपको तीसरा नियम भी समझा देते हैं भाई। तीसरा क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से होकर के आती है, परावर्तन होता है उसका दर्पण से, तो परावर्तन के बाद बेटा वो कहाँ से चली जाती, वापस अपने मार्ग में लौट जाती, वापस अपने उसी मार्ग पे लौट जाती है। ये होता है हमारे प्रतिबिंब खींचने का तीसरा नियम। किरण आरेख खींचने के ये 3 नियम हैं, इनको याद रखेंगे तो ही आप आगे चल के प्रतिबिंब की जो दर्पण की स्थितियां हैं, जिसको हमें अवतल दर्पण की स्थितियों को पढ़ना होता है क्योंकि हमारे पेपर में यही आता है। तो अवतल दर्पण की 6 स्थितियों को हम लोग समझेंगे, लेकिन यदि इसको समझना चाहते हो तो पहले ये तीनों स्थितियां आपको आनी चाहिए। क्लियर है बेटा? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी 6 स्थितियों की तरफ। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब खींचने की स्थितियों में पहली स्थिति में क्या होता है। पहली स्थिति में क्या होता है, जो जो पॉइंट्स बताने चल रही हूँ उस बात पे आप बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे वस्तु को हमने किससे दिखाया है, वस्तु को हमने दिखाया है बेटा ए बी से, और जो प्रतिबिंब होगा वो किससे हमने दिखाया है, प्रतिबिंब को हमने किससे दिखाया है, ए डैश और बी डैश से। क्लियर है? 2 चीज़ आपको क्लियर हुई। अब इसके अलावा हमने जहाँ पे क्या समझना था, चलिए देखो आगे। जब भी कोई किरण, जब भी कोई वस्तु, ये वस्तु ए भी है, यदि वो कहाँ है, अनंत पे है। कहाँ पे है वो, अनंत पे है। तब इससे चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद देखो मुख्य फोकस से, देखो पहला ही नियम, दूसरा नियम था यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, देखो अक्ष के समांतर हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। तो यदि हम कहें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की पहली स्थिति में क्या होता है, तो जो वस्तु रखी जाती है वो कहाँ होती है, यदि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, जो उसका प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा। सबसे पहले ये जानो, अभी प्रतिबिंब की प्रकृति भी समझेंगे। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो कहाँ बनेगा, देख सकते हो वस्तु यहाँ है ए बी, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस यानी कि एफ पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु ए बी सीधी है, पर देखो वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, बिल्कुल नीचे। जो एरो का निशान ऊपर बना, देखो एरो का निशान नीचे, यानी कि ये उल्टा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी ये भी याद रखिए, क्योंकि आपसे यही केवल सवाल बेटा पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यदि हमने वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है, तो बताइए कि जो प्रतिबिंब उसका बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो आप क्या बताओगे, मुख्य फोकस यानी कि एफ पर बनेगा। अब इसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी हमें एग्जाम में आता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये जान लीजिए। सबसे पहली बात तो हमें दिखाई दे रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब देख सकते हो ये वस्तु रखी है पर इसका प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के साइज में छोटा है, तो उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और यदि याद रखिएगा कि वस्तु क्या है, उल्टा प्रतिबिंब इसका बन रहा है वस्तु का, और दर्पण के आगे है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा प्रतिबिंब है बेटा, ये कैसा प्रतिबिंब है, ये है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है जी। तो पहली स्थिति में क्या होता है, यदि वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो दर्पण का ये जो प्रतिबिंब इसका बनेगा वस्तु ए बी का, वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। प्रकृति क्या होगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दर्पण के आगे होगा तो हमेशा वास्तविक, यदि दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को ये बात? चलिए समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? बताइए, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर कराऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है हमारा दूसरा जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है, समझिएगा। चलिए दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति में क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा, तो ये आपको पता होगा कि ये हमेशा ये सब चीज़ें हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। हमारे पेपर में ये सब हमेशा हमें आता है, पूछा जाता है। चलिए, तो यदि पहली स्थिति में हमने क्या समझा था, पहली स्थिति में कि वस्तु कहाँ रखी गई है बेटा, वस्तु कहाँ रखी गई है, हमारी अनंत पे रखी गई है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, एफ पर। कहाँ बनेगा, एफ पर, यानी कि मुख्य फोकस पर। ठीक है। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब हमारा वस्तु यानी कि जो ए बी होगा वो कहाँ पे रखा जाएगा, हमेशा अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी स्थिति किसकी होती है, अनंत की होती है, और यहाँ पे सी है, तो देख सकते हो तो ये जो वस्तु रखी गई है वो ए अनंत और सी के बीच में है। ठीक है, अनंत और सी के बीच में। तो दूसरी स्थिति में क्या है, हमारी जो वस्तु रखी गई है ए बी, वो कहाँ है, अनंत और सी के बीच में है। क्लियर है?
चलिए अब इसके प्रतिबिंब की बात करते हैं बेटा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ हमने किसको दिखाया है? प्रतिबिंब को हमने प्रतिबिंब को a डैश b डैश से दिखाया है। क्लियर है? तो अब देख रहे हो ये मुख्य फोकस हो रहा है, ये क्या है हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है। और ये क्या है हमारा C, वहाँ पे क्या है वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहाँ बन रही है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, यानी कि फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में बन रही है। यदि आपका वस्तु अनंत और C के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के बीच में बनेगा। क्योंकि बेटा हमें एग्जाम में अब आपको ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये सबको पूरा लिखो, थ्योरी में आप लिखने का समय नहीं, बस आपको इसको समझते हुए चलना है। कहाँ कौन सा प्रतिबिंब अगर वस्तु रखी है तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। आपको अभी लास्ट में ट्रिक भी आपको समझा दूंगी ताकि आप एक चुटकी में एक लाइन पे केवल इसको सारी 6 की 6 स्थिति आपको याद कराऊंगी। पर शर्त यही है बेटा कि लास्ट तक वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। चलिए जी, तो देखो अब ये वस्तु का हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या होगी ये भी जान लेते हैं, है ना। प्रकृति कैसी होगी समझते हैं। चलो ध्यान से समझना, ठीक है बेटा, आ जाओ भाई। चलो तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी बेटा वो कैसी होगी? सबसे पहला आप देख सकते हो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, बिल्कुल। छोटे के साथ साथ कैसा बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है। छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कैसा बनेगा? वास्तविक क्या भाषी? वास्तविक। क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है? दर्पण के आगे बन रहा है। तो क्या बताओगे भाई? हमारी जो प्रतिबिंब बनाने की प्रकृति होगी वो कैसी होगी बेटा? वास्तविक। कैसी होगी वो? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो अगर आपसे प्रकृति पूछी जाए तो कैसा बताओगे? प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? छोटा बनेगा प्रतिबिंब, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है जी। दूसरी स्थिति समझ में आई? दूसरी स्थिति समझ में आई? क्या मैंने बताया दूसरी स्थिति में बेटा? जब भी जो वस्तु है वो कहाँ रखी जाएगी? अनंत और C के बीच में। अनंत और C के बीच में। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? F और C के बीच में बनेगा। F और C के बीच, F और C के बीच में बनेगा। पहली स्थिति में अनंत पे था तो F पे बन रहा था, दूसरे में अनंत और C के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F और C के बीच में बन रहा है। ठीक है जी। चलिए दूसरी स्थिति समझ में आ गई। ओके चलिए अब बढ़ते हैं भाई अपनी तीसरी स्थिति पे। हमारी थर्ड स्थिति में क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। चलिए जी, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अब देखो बेटा, देखो एक बात बताऊं तुम्हें, इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डराने की कोशिश करेंगे, भैया इतना टफ बोर्ड एग्जाम है, ऐसे पढ़ो तो आएगा। हमारा ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं। सीधा सिंपल सी बात है कि आप जितना अच्छे से थ्योरी पढ़ के चलोगे उतना अच्छे से कहीं से भी प्रश्न आए आप उसको हल कर सकते हो। क्योंकि मेरा स्टाइल यही है कि अगर मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है तो आपसे कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और थ्योरी 100% अगर आप परफेक्ट तरीके से पढ़ते हो तो बेटा चाहे आप क्वेश्चन एक बार का आपको हो सकता है क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो, लेकिन आप आंसर अपनी समझ बूझ से कर सकते हो। ठीक है जी। तो समझदारी अपने अंदर लेके आओ, कहाँ कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, डराने वाला काम आपको बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे अगर डर जाएंगे आप तो कैसे आप पेपर दोगे? नहीं ना, अच्छे से पेपर नहीं जाएगा। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हम कर लेंगे, हमें डरना नहीं है। ठीक है जी। चलो तो देखो तीसरी स्थिति में जो हमारी वस्तु रखी जाती है बेटा वो कहाँ पे होती है? वस्तु C पर होती है, यानी कि वक्रता केंद्र पर होती है। अब वस्तु को हमने किससे दिखाया है? हमने AB से दिखाया, तो AB कहाँ है? C पर है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा यानी कि A डैश B डैश होगा वो कहाँ बनेगा? ध्यान से समझिएगा। देखो किरण आरेख खींचने का सबसे साधारण सा नियम है। देखो किरण आरेख पहला वहाँ पे शर्त फॉलो हो रहा है कि नहीं? मुख्य अक्ष के समांतर है किरण, तो देखो कहाँ से जा रही है? F से जा रही है। F से होते हुए जा रही है कि नहीं? तो यही हमने पहली स्थिति में पढ़ा था। किरण आरेख खींचने के नियम है बेटा, तीनों नियम समझो तो 6 के 6 अपने आप बना लोगे। ठीक है जी। चलो तो अब इसका जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश वो कहाँ बन रहा है? वो भी किस पे बन रहा है बेटा? C पर। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। तीसरे कंडीशन में क्या होता है? यदि वस्तु C पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। पहली स्थिति में अगर वस्तु क्या है? अनंत पे है तो C पे किस पे बन रहा था? F पे बन रहा था। दूसरी स्थिति में अनंत और C के बीच में क्या है? वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब F और C के बीच में है। लेकिन तीसरी स्थिति में क्या है? वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी इसको भी जान लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? चलिए जी आ जाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। दूसरी स्थिति में भाई बराबर भी बनेगा, उल्टा बराबर, और कैसा बनेगा? वास्तविक।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? हमारे दर्पण के आगे बन रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई बच्चों? तो भाई देखो अच्छे से डिटेल से हर एक चीज समझते चलो। अब तुमसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि यदि वस्तु को हमने सी पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो भाई ये सब क्वेश्चन आंसर नहीं कराए जाते, यही थ्योरी से ही सवाल बनते। भाई थ्योरी तुमने पढ़ी है तो सवाल बाहर कैसे चला जाएगा? नहीं जा सकता। थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी तो सवाल अपने आप आ जाएगा, है ना। अगर तुमसे पूछूं जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की स्थिति में बताइए कि जो तीसरी स्थिति होती है उसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आप बताओगे। अगर आप ये थ्योरी जानते हो तो आप तुरंत बता दोगे भैया वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा? बराबर बनेगा। कैसे? वस्तु के बराबर। देख सकते हो ए भी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमारा ए डैश बी डैश है, यानी कि जितनी बड़ी हमारी वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा क्या है बेटा? प्रतिबिंब है। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है ना। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति में हमने क्या पढ़ा कि जो वस्तु हमारी होगी वो कहाँ पर होगी? वस्तु जो हमारी होगी वो कहाँ पर? सी पर होगी। तो इसका प्रतिबिंब भाई कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। किस पे बनेगा? सी पे बनेगा। अभी आपको ये जो चार्ट है ना आपको लास्ट में भी समझा देंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना? चलिए बढ़े आगे। तीसरी स्थिति समझ में आ गई। आ जाओ भाई चौथी स्थिति पे। चौथी स्थिति में क्या होता है? बहुत ध्यान से बेटा समझना, ठीक है बेटा? आ जाओ भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कम से कम चलो इनको समझ में तो आ रहा है कि हाँ हमें क्या चीज़ पढ़नी है। ओके, तो वस्तु यानी कि ए बी, वस्तु यानी कि हमने कहा ए और बी, तो वस्तु जो ए बी है वो कहाँ पे है? सी और एफ के बीच में। देख सकते हो यहाँ पे बेटा सी है और यहाँ पे क्या है? एफ है। यहाँ पे क्या है? एफ है। तो वस्तु ए बी जो है वो कहाँ पे है भाई? सी और किसके बीच में है? सी और एफ के बीच में है। एफ सी के बीच, एफ और सी के बीच है। तो जो हमारा प्रतिबिंब है जिसको हमने क्या कहा है भाई? प्रतिबिंब को हमने क्या नाम दिया है? ए डैश बी डैश। तो ये कहाँ बन रहा है? ध्यान से देखो कहाँ बन रहा है भाई? सी और अनंत के बीच में। यहाँ पे अनंत है और यहाँ पे है सी, तो कहाँ बन रहा है? सी और अनंत के बीच। तो हम क्या लिखेंगे? सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है? अच्छा, अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी ये भी जान लीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? चलो जी ये भी समझ लेते हैं, है ना जी। आ जाओ भाई, ध्यान से बेटा समझना। प्रकृति कैसी होगी ये ध्यान दीजिए, ठीक है। आ जाओ, देखो प्रकृति कैसा होगा? सबसे पहला तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। अब भाई तीन देखो, पहली स्थिति में प्रतिबिंब छोटा, दूसरी स्थिति में भी छोटा, तीसरी स्थिति में वस्तु के बराबर और चौथी स्थिति में वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा, उल्टा है तो कैसा है? उल्टा भी है और कैसा है? वास्तविक। वास्तविक क्यों है? क्योंकि ये दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है जी, तो इतने तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए जी। बताइए सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? तो तीसरी स्थिति में क्या था? सी पर था और चौथी स्थिति में सी और अनंत के सी और एफ के बीच था। और वस्तु कहाँ है? सी और अनंत के बीच में। इसका क्या बन रहा है? वस्तु का हमारे प्रतिबिंब। वस्तु कहाँ पे है? सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा। चौथा पॉइंट आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगर आप आपसे करूं कि बताइए कि जो प्रतिबिंब होता है, यदि अवतल दर्पण की जो हमारी स्थिति है, अगर मैं नाम लूं कि जो यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में रखा है, अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में रखा है वस्तु को, तो बताइए उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो क्या बताओगे भाई? जो उसका प्रतिबिंब होगा वो सी और अनंत के बीच में बनेगा। क्लियर? आते हैं अब अपनी पांचवी स्थिति पे। कहाँ पे भाई? पांचवी स्थिति पे। ठीक है जी, चलो आ जाओ भाई। बहुत ध्यान से बेटा हर एक पॉइंट को समझना, क्योंकि समझना आपके लिए बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर अभी आप याद करने में लगे हुए होगे, रट ले याद हो जाए, तो बेटा हमेशा इस पे कंफ्यूज रहोगे और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। लेकिन समझ के चलोगे तो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और आप कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो भाई देखो, पांचवी स्थिति में क्या होता है? जो हमारी वस्तु है जिसको हमने ए बी कहा है, वो कहाँ रखी गई है? एफ पर। वो कहाँ है भाई? एफ पर है। देख रहे हो ये एफ पर रखी गई है कि नहीं? बिल्कुल। तो जो अब भाई ए डैश बी डैश यानी कि इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? अनंत पर। कहाँ बन रहा है भाई? अनंत पर बन रहा है। क्लियर? कैसा बनेगा? इसकी प्रकृति क्या होगी ये भी ध्यान दीजिए। प्रकृति कैसी होगी देखिएगा।
प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी? वस्तु का प्रकृति क्या होगा भाई? उल्टा बनेगा। सबसे पहली बात तो ये उल्टा होगा। वास्तविक भी होगा, क्यों? क्योंकि ये दर्पण के आगे है। और क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। देख सकते हो वस्तु तो छोटा सा ही, पर वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर है? वस्तु से बहुत बड़ा। तो ये हो गई इस प्रतिबिंब की प्रकृति। क्लियर है? तो भाई 5 स्थिति समझ में आ गई होगी। अभी आपको ग्राफ पे समझाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि हमें भी पता है एग्जाम के नज़दीक पे हो तो आपको थोड़ी बहुत डिप्रेशन, थोड़ा बहुत टेंशन तो होगी, लेकिन बेटा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? परेशान नहीं होना है। चल नेक्स्ट पे आ जाओ, छठी स्थिति। भाई छठी स्थिति में क्या होता है? इसमें थोड़ा सा भाई बदलाव होता है। इसमें क्या होता है बेटा? थोड़ा सा बदलाव होगा। अभी आपको क्या बदलाव होगा दिखाते हैं। ठीक है? बस ध्यान से समझना, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ओके, चलो आ जाओ। छठी स्थिति में जो वस्तु है जिसका नाम है AB, वो कहाँ है? P और F के बीच। P क्या है? हमारा दर्पण का ध्रुव है। ये क्या है? P हमारा दर्पण का ध्रुव है। तो P और F के कहाँ पे है? बीच में है। वस्तु कहाँ है? P और F के बीच में है। तो इसका जो प्रतिबिंब यानी कि A डैश B डैश होगा वो कहाँ बनेगा भाई? वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। देख सकते हो यहाँ AB है, ये आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये जो AB है हमारा, देख सकते हो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, A डैश और B डैश। अच्छा बताओ, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। देख सकते हो वस्तु से बड़ा तो बन ही रहा है। तो कहाँ बन रहा है? सबसे पहले AB डैश दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। प्रकृति क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। ठीक है? इसकी प्रकृति क्या होगी तो ध्यान देना बेटा। प्रकृति कैसी होगी? सबसे पहली बात देखो, तो प्रकृति कैसी होगी? सबसे पहले तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? सीधा बनेगा, है ना? कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और उसके बाद सीधा तो है ही है, और कैसा है? दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे है और कैसा है भाई? सीधा है। और कैसा है? वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु से बहुत बड़ा है। वस्तु से बड़ा है। ठीक है? वस्तु से बड़ा है। ठीक है जी। और भाई ये क्या है? वास्तविक है कि आभासी? अब ध्यान रखना कि जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने लगे तो क्या है? ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? तो अब भाई छठी स्थिति में क्या था? शुरुआत की 5 स्थिति में आपने देखा कि वस्तु जो थी उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था, है ना? लेकिन लास्ट की स्थिति में वस्तु क्या? आभासी प्रतिबिंब बना रहा था। ठीक है? अब चलिए इसी बातों को हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है वस्तु, ठीक है, और यहाँ पे है प्रतिबिंब। ये चार्ट बेटा आप जरूर बना लेना, ठीक है ना? अगर ये चार्ट आपने बना लिया तो आप रिवीजन करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मेरी बात को मानना बेटा, और ये जो मैंने बता रही हूँ आपको इसको जरूर करना, ठीक है ना? क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये मैंने सरल बना दिया है आपके लिए। ठीक है बेटा? तो आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका लाभ उठाइए, और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। ठीक है? चलो आ जाओ, समझ में आएगा? बहुत अच्छे से आएगा। पहली स्थिति में हमने क्या देखा था? पहली स्थिति में हमने क्या देखा था? चलो आपके सामने ही स्थिति खोलेंगे और आपके सामने बिल्कुल आपको सिखा देंगे कि क्या कैसे चीज़ें होती हैं। पहली स्थिति में जो हमारी प्रतिबिंब, हमारा वस्तु ए भी था, वो कहाँ था भाई? अनंत पे था। अनंत पे था ना? बिल्कुल था। तो प्रतिबिंब का जो ये वस्तु का प्रतिबिंब वो कहाँ बन रहा था? एफ पर बन रहा था। एफ पर बन रहा था कि नहीं? तो चलिए लिखेंगे इसको। पहली स्थिति में क्या था? हमारा जो प्रतिबिंब था, वो वस्तु था, वो कहाँ था भाई? अनंत पर। पहली स्थिति पे था। वस्तु कहाँ है? अनंत पे है। वस्तु कहाँ है भाई? अनंत पर है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? एफ पर बन रहा था। कैसा बनेगा? यहाँ पे आप किसकी स्थिति भी लिख देते हैं। छोटा वास्तविक, वास्तविक छोटा और उल्टा, वास्तविक छोटा और उल्टा। ठीक है? पहली स्थिति तो ये हो गई। अब आ जाओ भाई दूसरी स्थिति में। आ जाओ भाई दूसरी स्थिति में। आपके सामने बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है? दूसरी स्थिति में देख सकते हो वस्तु जो रखी गई वो कहाँ रखी गई है? अनंत और सी के बीच में है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में है। वस्तु ए भी अनंत और सी के बीच में है, तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा। ठीक है बेटा? चलो अब ग्राफ पे आपको भी समझाएंगे। ठीक है?
दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है भाई, जो दूसरी स्थिति है हमारी, इसमें जो हमारा वस्तु है वो कहाँ है, अनंत और सी के बीच में है, अनंत और सी के बीच में है। तो जो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा भाई, चलो इसको भी लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। छोटा बनेगा, छोटा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। क्लियर है। चलिए जी तीसरी स्थिति पे बात करेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे भाई तीसरी पे, थर्ड पे आ जाओ। देखो अभी तक वस्तु कहाँ थी, अनंत पे, अब अनंत से सी, यानी कि आप देख सकोगे तो ये जो हमारा दर्पण है, ये जो हमारा दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो देख पा रहे होगे भाई, तो ये क्या होता है भाई, अनंत होता है ना। फिर क्या होता है सी, फिर होता है एफ, और फिर यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है। तो सबसे पहली स्थिति में वस्तु कहाँ थी, अनंत पे। दूसरी स्थिति में देख रहे हो वस्तु कहाँ है, अनंत और सी के बीच में है। तो अब ये बताओ कि तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ होगी, ऑटोमेटिक तुम्हें आएगा कि वस्तु कहाँ होगी, सी पे होगी। वस्तु कहाँ होगी भाई, सी पर होगी। ठीक, वस्तु कहाँ होगी बेटा, सी पर। तो अब आप ये बताओ यदि वस्तु सी पे है, अब देखो पहली स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब यहाँ पे कहाँ बन रहा था भाई, पहली स्थिति में प्रतिबिंब एफ पर, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में। तो तीसरी स्थिति में देखो हम वस्तु यहाँ पे देखो, यहाँ ग्राफ कैसा चल रहा है वस्तु का, जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ रही है इधर से जो प्रतिबिंब का ग्राफ है वो इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भी आपको आपके सामने बिल्कुल प्रूफ होगा। पहली स्थिति में अनंत पर, दूसरी स्थिति में अनंत और सी के बीच में, तो तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ होगी, सी पर। अब देखो पहली स्थिति में प्रतिबिंब एफ पर, दूसरी में एफ और सी के बीच में, तो तीसरी पे कहाँ होगी, ऑटोमेटिक सी पर होगी। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, इसका सी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, सी पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं तो क्योंकि आपको समझाने में ये बहुत काम आएगा। ठीक है जी, आ जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और इसको ग्राफ को लिखते हैं, और इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर देते हैं, है ना, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। चलो जी भाई, बहुत बच्चे अच्छे हैं, कम से कम उन्हें अब ये लग रहा है कि हाँ भाई हमें ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें क्या करे, हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन करा दे। ठीक है बेटा, तो इसलिए कह रहे हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ना। चलो तो चौथी स्थिति, तीसरी स्थिति में समझ में आ गया। तो वस्तु कहाँ है, सी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। कैसा बनेगा भाई, बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर है जी। आ जाओ अगली स्थिति में भाई, नेक्स्ट पे आ जाओगे। चौथी स्थिति में क्या होता है, देखो अब ध्यान देना, चौथी स्थिति में ध्यान देना, इस ग्राफ को ध्यान से समझना। ठीक है, अब चित्र देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस ग्राफ समझोगे अपने आप समझ आएगा। ये बताओ पहली में अनंत पे था, दूसरी में अनंत सी के बीच में, तीसरी पे सी पे था, तो चौथी में कहाँ जाएगा बेटा, चौथे में कहाँ जाएगा, वस्तु एफ और सी के बीच में जाएगी। एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहली स्थिति में। अब देखो प्रतिबिंब का ग्राफ इधर बढ़ रहा है, वस्तु का ग्राफ इधर। पहले में एफ पर था प्रतिबिंब, दूसरे पे एफ और सी पे, तीसरे में सी पर, तो चौथे में सी और अनंत के बीच में। वेरी गुड, सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में। कैसा बनेगा भाई, अब यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा बेटा, उल्टा बनेगा। बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है। आ जाओ पांचवी स्थिति पे, आ जाओ भाई पांचवी स्थिति पे। बहुत ध्यान से बेटा ग्राफ समझना, क्योंकि यहाँ अगर चूक गए ना बेटा, तो अब याद रखना कि अब एग्जाम के लिए समय कम है, दोबारा आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो लास्ट टाइम रिवीजन अपना कर लो। तो देखो ग्राफ बढ़ाओ, पहले में वस्तु अनंत, दूसरे में अनंत और सी, तीसरे में सी, चौथे में एफ और सी, तो पांचवें में एफ पर होगा। वेरी गुड, पांचवें में कहाँ वस्तु होगी, एफ पर होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का ग्राफ इधर बढ़ाओ। देख सकते हो कि हमारी चौथी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी और अनंत के बीच में, तो पांचवी पे कहाँ बनेगा, बिल्कुल अनंत पे। वेरी गुड, अनंत पर। पांचवी स्थिति में कहाँ बनेगा, अनंत पर। और हमें पता है कि कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है जी, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा और वास्तविक, और कैसा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ये हो गई हमारी पांचवी स्थिति। क्लियर है बेटा। चलिए जी छठी स्थिति पे आते हैं। अब जब वस्तु का ग्राफ बढ़ा रहे हैं तो वस्तु छठी स्थिति में कहाँ है, या पांचवी में F पर था तो छठी में कहाँ है बेटा, F और P के बीच में आ जाएगी, जो F और P के बीच में। तो पांचवी छठी में ये कहाँ बनाएगी, वस्तु कहाँ होगी, F और P के बीच में होगी। तो प्रतिबिंब का ग्राफ इधर बढ़ाओ। अब इधर तो जा नहीं सकता, अनंत आ चुका है, लास्ट में अनंत आ चुका है ना पांचवे पे, तो छठे नंबर पे ऑटोमेटिक ये कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, वस्तु हमारी जो प्रतिबिंब बनाएगी वो कहाँ बनाएगी, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा भाई, दर्पण के पीछे। ठीक है, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब होगा, उल्टा नहीं होगा, अब सीधा होगा और कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो क्या कहेंगे इसे, आभासी यानी कि काल्पनिक। तो पहली स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु थी C पर, अनंत पर, तो प्रतिबिंब F पर था। दूसरी में जो वस्तु थी अनंत और C के बीच में थी, तो प्रतिबिंब C और F के बीच था। तीसरी स्थिति में C पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी C पर है। चौथी स्थिति में F और C के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच है। पांचवें में F पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर है। छठी में F और P के बीच है तो वस्तु जो प्रतिबिंब है वो कहाँ, दर्पण के पीछे, सीधा और आभासी बनेगा। ऊपर की 5 स्थिति में देख सकते हो, वास्तविक, 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 वास्तविक और वास्तविक। 5 स्थिति में वास्तविक और कैसा, उल्टा। लेकिन छठी स्थिति में कैसा बन रहा है आपका, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो भाई समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ये 6 की 6 स्थितियाँ कोई भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये सब चार्ट आप बना लेना कॉपी पे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो भाई ये डीजे वगैरह बजने की वजह से लाइव क्लास जो है नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने सोचा सेशन को रिकॉर्ड कर दूं। अगर भाई हो सकेगी तो लाइव क्लास ले लेंगे। ठीक है जी। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय माँ काली।